तो हमारी कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है कि मेरे पिताजी मुझसे हमेशा यही कहते थे कि मुझे हमेशा मेरे क्लैन के लिए जीना है। उनका मतलब ये था कि मुझे किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं करनी चाहिए और मुझे अपने भाई के साथ परछाई की तरह रहना चाहिए। फिर सीन थोड़ा सा दूर की तरफ शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे जो योद्धा होते हैं वो एक लड़के के सामने खड़े होते हैं उसको मारने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो कि अभी घुटनों पर होता है। फिर वहाँ पर कोई आ जाता है ये बोलते हुए कि ओहो कितना अनमोल नज़ारा है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर की शक्ल दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा पिटा हुआ दिखाई दे रहा होता है हमें। और फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे जो सैनिक उससे लड़ रहे होते हैं उनकी तरफ इशारा करते हुए वो आदमी बोलता है कि एक योद्धा अकेले महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली सेनापतियों के साथ लड़ाई कर रहा है। ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा नज़ारा है। और हम लोग देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ने बहुत सारे लोगों को वहाँ पर मार दिया है। और जो आदमी वहाँ पर आया होता है वो बोलता है कि मुझे तुमसे बिल्कुल ऐसी ही उम्मीद थी। और हम लोगों को हमारे मेन कैरेक्टर का नाम फाइनली बताया जाता है। उसका नाम होता है सियान वर्ट। और जो इस इंसान को पहचान लेता है जो उसके सामने आया होता है और वो बोलता है कि बोरिस। और बोरिस उसकी तरफ देखकर बहुत ही ज़्यादा एवलिश स्माइल कर रहा होता है। और हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने चाकू को समन कर लेता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने मजबूर किया। और वो तो अटैक करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है बोरिस के ऊपर और ये पूछता है कि क्या महाराज ने तुमसे ये करने को कहा था। लेकिन जो बोरिस होता है वो बोलता है कि ये बिल्कुल काला माना एमिट कर रहा है। ये कितना ज़्यादा घिनौना है यार, तुम्हें बिल्कुल अफवाहों के जैसे थे, तुम मिस्ट के हत्यारे हो। और हम लोगों को दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क एनर्जी को एमिट कर रहा होता है जिसको देखकर वहाँ पर बहुत सारे लोग डर जाते हैं। जो बोरिस होता है हमें बताता है कि मिस्ट एक ऐसा संगठन है जो हमारे नाइट ऑफ लाइट के लिए बिल्कुल कोहरे की तरह है। मैं ऊंचे के दर्जे के जो लोग हैं उनको बता दूंगा कि मैंने एक और मिस्ट के हत्यारे से छुटकारा पा लिया। फिर हमें दिखाया जाता है सियान और वो बोलता है कि ज़रूर आगे बढ़ो, अगर इसके बाद तुम्हारे पास बोलने के लिए मुंह भी बचे तो बता देना ऊपर के अधिकारियों को। और वो बोलता है कि अगर मेरा काम पूरा हो गया यहाँ पर जो मैं करने आया हूँ तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे मुंह में एक भी दांत नहीं बचेगा। फिर हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा माना एमिट करने लग जाता है और बोरिस को उससे बचने के लिए अपने हाथों को आगे करना पड़ता है। और वो बोलता है कि अगर तुम अपनी गुप्त शक्तियों का प्रयोग करने जा रहे हो तो ऐसा मत करो, अभी के अभी हार मान जाओ, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत सारे बैरियर लगा रखे हैं। और बैरियर का नाम सुनते हमारा जो सियान होता है वो बोलता है कि अपने मन में बोलता है कि मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। फिर मुझे अपने भाई के साथ मिलकर असली दोषी को पकड़ना होगा जिसने मेरे ऊपर ऐसा हमला करवाया है। और जो सायन होता है वो बोलता है क्या कहा तुमने, एक बैरियर यहाँ पर लगाया है, मैं उस बैरियर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर कोई आ जाता है जो सियान को रुकने के लिए बोलता है। और उस आदमी के वहाँ पर आते ही बोरिस भी उसके सामने अपना सर झुका लेता है। और उसको देखकर जो सियान होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर आखिरकार हो क्या रहा है। और अब भी उसे अपने पिता की बात याद आ रही होती है कि अपने कबीले के लिए जियो और तुम्हारे भाई एशल भी एक वंश का हिस्सा ही है, अगर वो सफल हो गया तो उसमें ही तुम्हारी सफलता मानी जाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है एशल वहाँ पर आ जाता है जो कि सियान का बड़ा भाई होता है। और उसको वहाँ पर देखकर एशल को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और वो सोचता है कि क्या मेरे ऊपर हमला करवाने वाला यही है, क्या मेरा बड़ा भाई ही मुझे जान से मारना चाहता है। और ये सब सोचकर जो सियान होता है वो घुटनों पर आ जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और यही सेम बात एशल भी उसको बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पर देखकर थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हो। और एकदम से एशल सियान के सामने आकर खड़ा हो जाता है और सियान उससे पूछता है कि क्या इस सब का आखिरकार मतलब क्या है, ये सब तुम क्यों कर रहे हो। और जो एशल होता है वो बोलता है कि सायन तुमने अपने सभी कर्तव्यों को बखूबी निर्वाह किया है, मेरे लिए, अपने कबीले के लिए या फिर सब के लिए, लेकिन इसलिए मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि अब मैं तुम्हारे कंधों से वो बोझ को उतार दूँ। यानी कि उसको मारने की बात कर रहा है और उसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता। सियान बोलता कि मतलब इस सब का मतलब क्या है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है। और ये बात सुनने के बाद जो एशल होता है वो बोलता है क्या कहा तुमने, तुमने कुछ गलत किया है, क्या तुम्हें सच में वो भयानक ओरा दिखाई नहीं दे रहा जो तुम्हारे शरीर से निकल रहा है, तुम एक हत्यारे के अलावा और क्या हो, अब तो मैं तुम्हें इंसान भी नहीं बुला सकता। और ये बात सुनने के बाद सियान अंदर से बहुत ज़्यादा टूट जाता है और एशल बोलता है कि तुमने बहुत टाइम तक हमें बेवकूफ़ बना लिया, तुम और नहीं बना पाओगे। क्या तुम्हें सचमुच लगता है, क्या तुम्हें सचमुच उन सभी हत्याओं का पता नहीं है जो तुमने अभी तक की हैं, क्या तुम्हें अपने पापों का ज्ञान नहीं है। और ये बात सुनने के बाद जो सैन होता है वो बोलता है कि
कौन सा पाप, कौन से मर्डर, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, यहाँ पर आखिरकार हो क्या रहा है। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि मैंने तुम्हारा हर टाइम साथ दिया है, मैंने तुम्हारा राजा बनने तक साथ दिया है, मैंने तुम्हारा डीमन आर्मी की रेड में साथ दिया है, मैंने हर तुम्हारी उस चीज़ में साथ दिया है जिसको तुम पाना चाहते थे। और अब तुम्हें जब सब कुछ मिल गया है तो तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। मैंने अपनी पूरी लाइफ तुम्हारी सेवा की है, क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा करना ही मेरा जीवन का आधार मानता था। और हम लोग देखते हैं सियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो ज़मीन में मुक्का मार रहा होता है और वो बोलता है, और अब तुम मुझे छोड़ रहे हो। मैं 20 सालों तक तुम्हारे नीचे काम करता रहा कुत्तों की तरह, और अब तुम मुझे उस सब मेहनत का ये अंजाम दे रहे हो। और हम लोग देखते हैं सियान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो अपने मन में बोलने लग जाता है कि इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मेरा पूरा शरीर ही क्यों ना टूट जाए, लेकिन फिर भी मेरे पास अभी भी कुछ इतना बचा हुआ है कि मैं तुम्हें एक बार के लिए तो मार ही सकता हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ पावर अप करने लग जाता है, वो बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी को एमिट करने लग जाता है। और वो डार्क एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पर आसपास जितने भी सैनिक मौजूद होते हैं वो बोलते हैं कि उसके पास अभी भी इतनी ज़्यादा काली शक्ति बची हुई है, ये तो बहुत ही ज़्यादा असंभव है, ये तो पक्का कोई इंसान नहीं है। और फिर हम लोग देखते हैं जो सियान होता है वो बोलता है कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो, अपने छोटे भाई की जान लेना चाहते हो क्योंकि तुम अपने छोटे भाई से डरे हुए हो। और हम लोग देखते हैं जो सियान होता है वो हमला करने के लिए तैयार हो जाता है एशल के ऊपर। और फिर हम लोग देखते हैं जो एशल होता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है उसके ऊपर, लेकिन एकदम से ही जो सियान होता है वो हमला करना स्टार्ट कर देता है एशल के ऊपर। लेकिन एशल भी अपनी तलवार को उठाकर उसके अटैक को डोज कर लेता है और सियान उससे थोड़ा सा गैप बनाने की कोशिश करता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि बस एक बार मुझे उसके ऊपर एक ऐसा अटैक करना है जिससे उसकी कमज़ोरी को मैं तोड़ पाऊँ, जिससे वो दोबारा से रीजनरेट ना कर पाए। और हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है, लेकिन तभी उसके सामने एक बैरियर आ जाता है जिसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये यहाँ पर आया कैसे। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसके पीछे बोरिस खड़ा है और वो समझ जाता है कि बोरिस ने ही उस बैरियर को बनाकर एशल को उसके अटैक से बचाया था। और हम लोग देखते हैं कि इसी का फ़ायदा उठाता है अपना एशल और वो अपनी तलवार से वार कर देता है सियान के ऊपर, और वो अपनी तलवार को सियान के पेट के आर पार निकाल देता है, जिसकी वजह से सियान का हथियार उसके हाथ से छूट जाता है। फिर एशल बोलता है कि मैं तो तुम्हें बिना दर्द वाली मौत देकर तुम पर एहसान करना चाहता था क्योंकि तुम मेरे भाई थे, लेकिन फिर भी तुमने अपना असली रंग दिखाई दिया। मुझे तो शुरू से ही पता था कि तुम एक राक्षस हो। अच्छा हुआ कि मैंने शुरू से ही तुम पर कभी भरोसा किया ही नहीं। और ये बात सुनने के बाद जो सियान होता है वो अंदर से बहुत ज़्यादा टूट जाता है कि उसके भाई ने ही कभी उसके ऊपर भरोसा नहीं किया, जबकि वो उसकी पूरी दिल से सेवा करता है। फिर हम लोग देखते हैं जो एशल होता है वो सियान के पेट में लात मारता है और अपनी तलवार को उसके पेट से बाहर निकाल लेता है और वहाँ से जाने लग जाता है बोरिस को लेकर। और फिर हमें दिखाया जाता है सियान और वो बात कर रहा होता है अपने मन में कि यार हट, धिक्कार है मेरे ऊपर, क्या इस तरीके से मेरी लाइफ जो वो एंड होने वाली है। और हम लोग देखते हैं कि वो मरने ही वाला होता है, लेकिन तभी एकदम से ही वो खड़ा हो जाता है और वो एशल के ऊपर हमला करने लग जाता है। लेकिन एशल उसको आता हुआ नोटिस कर लेता है और हम लोग देखते हैं सियान बहुत ज़्यादा गुस्से में होता हो तो मारने ही वाला होता है, गले पर बिल्कुल उसका चाकू पहुंच ही गया था एशल के। लेकिन फिर हम लोग देखते हैं कि एशल एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है सियान के ऊपर और सियान का गेम वहीं के वहीं ओवर कर देता है। लेकिन तभी सियान के कानों में एक आवाज़ आने लग जाती है कि यंग मास्टर जल्दी से उठ जाइए। और हम लोग देखते हैं सियान को वो अपने बिस्तर से एकदम से अपनी गर्दन को पकड़े हुए उठता है, पसीने से तर हुआ कि जैसे मानो कि अभी उसके ऊपर हमला किया था एशल ने। लेकिन उसके सामने एक लड़की होती है, वो बोलती है कि तुम कितने समय तक और सोने का इरादा कर रहे हो, जल्दी से उठ जाओ। मुझे पता है तुम यहाँ पर ट्रेनिंग से बचने के लिए सोने की एक्टिंग कर रहे हो, तो जल्दी से रेडी हो जाओ और ट्रेनिंग पर जाना है तुम्हें। और वो वहाँ पर उस लड़की को देख कर बोलता है कि एमिली तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर वो एकदम से नोटिस करता है कि एक मिनट, एमिली इसको तो मैं लगभग 20 साल पहले मिला था, ये अब यहाँ पर क्या कर रही है। और ये जो मेरा कमरा है ये भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, ये फर्नीचर भी बिल्कुल वैसा का वैसा है जैसा मेरे बचपन में था। एक मिनट, इसका मतलब क्या हुआ, क्या मैं वापस अपने बचपन में आ गया। और फिर वो अपने हाथ लगाता है चेहरे पर और नोटिस करता है कि वो फिर से बच्चा बन गया है। और ये बात सोचकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। लेकिन उसके सामने जो एमिली होती है वो बोलती है कि यंग मास्टर जल्दी से खड़े हो जाइए, मुझे पता है कि आप ट्रेनिंग से बचने के लिए अपने समय को बर्बाद कर रहे हो, क्यों है ना। और सियान को समझ में नहीं आ रहा होता कि कौन सी ट्रेनिंग, तो वो पूछता है कि आखिरकार तुम कौन सी ट्रेनिंग की बात कर रही हो।
और फिर वो बाहर की तरफ निकल जाता है। हमें दिखाया जाता है वर्ट क्लेन डची जो कि एक जगह पर होता है और अपने मन में सोच रहा होता है सियान कि मुझे पूरा यकीन है कि मैं अतीत में डची में वापस आ गया हूँ। फिर वो अपने मन में ये सोचने लग जाता है कि ये मौत से पहले अपनी पूरी लाइफ जो आंखों के सामने गुजरती है, जो लोग बोलते हैं क्या ये बिल्कुल वैसा है। फिर जो सायन होता है वो बोलता है कि मुझे याद है 27 साल पहले की बात है, साल था 985 और 1 मार्च की बात थी। हर साल डची में एक 1v1 ट्रेनिंग सेशन होता था जो कि मेरे पिताजी ही आयोजित करवाते थे और जो मेरे पिताजी थे वो भी यहाँ पर उपस्थित रहते थे और उन्होंने मेरे लिए इस कार्यक्रम को बहुत ही बड़ी बात बना दिया था। और जो मेरा प्रतिद्वंदी था वो था क्रेंजवर्ट। ये मेरा सौतेला भाई था और मेरी ही उम्र का था। फिर हमें उसकी माँ दिखाई जाती है जिसका नाम होता है मार्गरेट एजर्ट, जो कि उसके पिता की पत्नी यानी कि ड्यूक की पत्नी होती थी। इसी वजह से हम दोनों में सबसे कम उम्र का होने के बावजूद भी क्रेंज को बहुत अधिक ध्यान मिलता था क्योंकि उसकी सौतेली माँ उसके पास थी और उसकी माँ उसके पास नहीं थी और वो एक नाजायज़ बेटा था। फिर हमें उसकी पास्ट लाइफ दिखाई जाती है कि पास्ट लाइफ में जब उसका ये 1v1 ट्रेनिंग सेशन होता था तो उसको बहुत ही बुरी तरीके से क्रेंज जो वो हरा देता था और क्रेंज से बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह हारने के बाद वो एक हंसी का पात्र बन के रह गया था, जिसकी वजह से उसके पिता ने भी उसके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया था। और फिर हम लोग देखते हैं एमिली उसके साइड में होती है, वो बोलती है कि तुम सरेंडर क्यों नहीं कर देती। और जो सियान होता है वो बोलता है कि अरे मुझे इसको जीतना ही तो है बस, और कोई बात नहीं है, बस छोड़ो मैं इसको जीत लूँगा। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ तक कि एक नौकरानी भी मुझे नीचा दिखा रही है, बोलो क्या टाइम आ गया है मेरा। लेकिन तभी एकदम से वो कुछ नोटिस करता है। वो नोटिस करता है कि उसके हाथ में जो तलवार होती है उसको बहुत ही ज़्यादा भारी लग रही होती है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन अब मैं इस तलवार को उठा रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा भारी लग रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी ताकत भी उतनी है जितनी इस उम्र में होनी चाहिए थी मेरी। फिर वो उस तलवार की तरफ ही देख रहा होता है और वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये मेरी लाइफ नहीं है जो मेरी आंखों के सामने आ रही है, ये कुछ और ही है। मुझे लगता है कि मैं सच में पास्ट में आ गया हूँ। लेकिन फिर वो अपने मन में सोचता है कि लेकिन मैंने तो ऐसे भी किसी भी जादू के बारे में नहीं सुना जो किसी इंसान को पास्ट में भेज सकता है, तो फिर ये कैसे हो गया है, क्या सच में मैं पास्ट में आ गया हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है क्रेंज जो कि उसके सामने होता है, वो बोलता है तुम भाग तो नहीं जाओगे ना मैं मुझसे डर के। और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है सियान कि लगता है कि मैं भविष्य बदल सकता हूँ। फिर वो अपने पिता की तरफ देखता है और उसका जो पिता होता है उनके 1v1 ट्रेनिंग सेशन को शुरू करने का आदेश दे देता है। और जो क्रेंज होता है वो बोलता है कि तुम कहाँ देख रहे हो बेवकूफ़, मेरे ऊपर ध्यान दो। और वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है सायन के ऊपर। लेकिन जो सायन होता है वो बोलता है कि ये क्या है, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्लो आ रहा है, इसको तो मैं बहुत ही ज़्यादा आसानी से डोज कर लूँगा। और हम लोग देखते हैं कि वो उसके इस अटैक को प्रेडिक्ट कर लेता है और उसी से डोज हो जाता है, मतलब साइड में हट जाता है, जिसकी वजह से क्रेंज का जो अटैक है वो नीचे ज़मीन पर लग जाता है, जिसकी वजह से क्रेंज बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि तुम तो कायरो की तरह भाग रहे हो, मुझसे लड़ाई करो। लेकिन एक ही अटैक के अंदर सियान क्रेंज की तलवार को दूर फेंक देता है, फिर अपने पाँव से उसके पाँव के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से क्रेंज को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वो अपने पाँव को पकड़ कर लेता है और ज़मीन पर लेट जाता है। और ये सब कुछ देखकर उसकी जो माँ होती है वो बोलती कि क्रेंज मेरे बच्चे कैसे हो तुम, तुम्हें कुछ लगी तो नहीं ना, मतलब यार परवाह दिखाने लग जाती है और कुछ नहीं। और जो उसका पिता होता है वो बोलता है कि सायन तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया है। और फिर हम लोग देखते हैं सायन को जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे बस अब इसके गर्दन पर तलवार रखनी है और कुछ नहीं, और ये जो लड़ाई है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ काफ़ी होगा, मुझे इसको बहुत ज़्यादा सबक सिखाना होगा क्योंकि इसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया था इस लाइफ में। अब मेरे पास मौका है इसको पूरा बदला लेने का। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा डेविलिश लुक के साथ क्रेंज की तरफ देखने लग जाता है और फिर वो मारने के लिए रेडी हो जाता है क्रेंज को। और क्रेंज भी समझ जाता है कि अब उसकी लंका लगने वाली है और वो रोने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्रेंज को पीट पीट कर सायन ने बहुत ही बुरी हालत कर दी, उसके मुंह से झाग भी निकल रहा होता है और आखिर में उस 1v1 परीक्षण का जो है फैसला सुना दिया जाता है कि सायन जो है इसका विजेता है और क्रेंज जो है वो हार चुका है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ, जहां पर सायन हमें बता रहा होता है कि उसके पिता ने उसको मिलने का आदेश दिया है और उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम भी निकाला है सायन से मिलने के लिए। और सायन अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने 1v1 जीत कर इतना ज़्यादा बड़ा काम कर दिया, क्या अब मेरे पिताजी मेरे ऊपर ध्यान देंगे। और यहाँ तक कि उन्होंने अपने पर्सनल बॉडीगार्ड यूकेलन को मुझे लेने के लिए भेजा है। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बंदा है जो कि डायरेक्टली मेरे पिताजी के साथ काम करता है, यानी कि वो ड्यूक का राइट हैंड मैन है, ये बोल सकते हो।
फिर हम लोग देखते हैं कि सायन के सामने से क्रेंज की माँ आ रही होती है, जिसको देखकर जो सायन का मन होता है उसको छेड़ने का करता है। फिर वो पूछता है उससे कि क्रेंज का क्या हाल है मैडम जी। और ये बात सुनने के बाद जो मार्गरेट होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है सायन के ऊपर, और वो बोलती है कि अपने भाई को इतनी बुरी तरीके से पिटने के बाद तुम ऐसा सवाल कर भी कैसे सकते हो। और फिर जो सायन होता है वो बोलता है कि 1v1 ऐसा ही होता है मैडम, आपको शायद पता नहीं। और ये बोलकर वो उससे साइड से निकलने लग जाता है। लेकिन जो मार्गरेट होती है वो बोलती है कि इसलिए नाजायज़ बच्चों को ज़्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए, वो हमारी बराबरी करने की कोशिश करने लग जाते हैं, जैसी माँ वैसा बेटा। ये सब इसलिए है क्योंकि तुम्हारी जो माँ है वो एक प्रोस्टी समझ जाओ थी, इसलिए ठीक है। और तुम्हें तो सड़कों पर भीख मांग कर खाना चाहिए था, तुम्हारी क्या औकात है हमारे साथ लड़ाई करने की। और ये बात सुनने के बाद जो सायन होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि अब इसने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है, क्या मैं इसे यहीं के यहीं मार डालूं। और सियान अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या मैं इसे मार डालूं। फिर वो एकदम से सोचता है कि अरे छोड़ो, जाने दो, मुझे दूसरा तरीका पता है जिससे मैं इसे बहुत ज़्यादा परेशानी पहुंचा सकता हूँ। मैं इसे बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे करके परेशान करूंगा। और फिर वो बोलता मार्गरेट से कि आपको अपने बेटे क्रेंज की चिंता नहीं हो रही क्या? और ये बात सुनने के बाद जो मार्गरेट होती है वो बोलती है कि तुम क्या कहना चाहते हो आखिरकार? फिर जो सियान होता है वो बोलता है कि तुम्हारा बेटा मेरे साथ जाएगा एकेडमी के अंदर, तो तुम्हें उसकी चिंता नहीं हो रही कि आपका बेटा कैसे ग्रेजुएट कर पाएगा? और फिर ये बात सुनने के बाद जो मार्गरेट होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है उसके ऊपर। वो तो हाथ भी उठाने वाली होती है सियान के ऊपर और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महारानी को ऐसे धमकी देने की? लेकिन जो यूकेलेन होता है वो बीच में आ जाता है महारानी के, और वो बोलता है कि मुझे खेद है महारानी, और ड्यूक ने हमें ऑर्डर दिया है कि मैं जल्दी से जल्दी सियान को लेकर आऊं, और हम पहले से ही बहुत ही ज्यादा लेट हो गए हैं, तो अब हम चलते हैं। और ये बात बोलकर यूक्लेन उसके सामने से सियान को ले जाता है, जिसकी वजह से जो सियान होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है कि ड्यूक का जो आदेश है वो सर्वोपरि है, इसके लिए जो यूक्लेन है वो मेरी रक्षा करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और यूक्लेन की तरफ देखकर सियान अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे पिता ने अपना पर्सनल बॉडीगार्ड मुझे लेने के लिए भेजा है, और ये तो महारानी के सामने तक नहीं झुक रहा। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ और हमें दिखाया जाता है कि जो सियान होता है वो कमरे में आ चुका होता है, और उसके सामने उसका पिता खड़ा होता है जिसे वो झुककर अपना नमस्कार कर रहा होता है, और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि हम 15 साल बाद ऐसे पर्सनल मीटिंग कर रहे हैं। फिर हमें बताया जाता है ड्यूक के बारे में, जिसको पश्चिमी भाग का राजा माना जाता है और लोग उसे महाद्वीप का रक्षक बुलाते हैं। और ये माना जाता है कि उसने राक्षसी सेना का जो हमला है वो रोका था। और फिर हमें एक झलक दिखाई जाती है कि कैसे ड्यूक ने उन राक्षसों का सामना किया था और उनको तबाह कर दिया था। फिर हमें वही सब बातें बताई जाती है उसके बारे में कि ये इतना महान राजा है, ये तो तब तक सेवा करता रहेगा जब तक मर नहीं जाएगा। और ये सब बातें हमें सियान अपने बारे में बता रहा होता है कि उसको यही सब बातें अपने पिता के बारे में याद है। फिर जो उसका पिता होता है उसके सामने बैठ जाता है और उससे पूछने लग जाता है कि मैंने तुम्हारी तलवारबाजी देखी, तुम उस तलवार से यानी कि कहीं की उस तलवार के अटैक से एकदम सटीकता से बच गए थे, तुमने ये कैसे किया? और ये सवाल पूछते ही हम लोग को दिखाया जाता है कि सियान पूछता है कि क्या क्या मतलब क्या? फिर सियान का पिता उसे बताता है कि तुमने क्रेंज के हमले को एकदम सटीकता से देखा और तुम वहां से हट गए और उसके उस अटैक को डोज कर लिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने ऐसी तलवारबाजी आखिरकार सीखी कब? और ये सवाल सुनते ही जो सियान होता है वो एकदम से शौक हो जाता है और अपने मन में बोलने लग जाता है कि जैसे कि इनसे उम्मीद की जा सकती थी, ये बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है। और फिर जो सियान होता है इनका जवाब देता है, वो बोलता है किसी से सीखने की बजाय मैं रात में छुप के खुद से ही अभ्यास करता रहता हूँ ताकि मैं और भी ज्यादा पावरफुल बन सकूं। और ये बात सुनने के बाद जो सियान का पिता होता है वो बोलता है कि जहां तक मुझे पता है कि तुम्हारी तो तलवारबाजी में कोई भी खास दिलचस्पी नहीं थी, तो क्या कोई ऐसी बात है कि तुम हमसे अपनी ये स्किल छुपा रहे थे? तो सियान होता है वो जवाब देता है कि अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं अलग नहीं दिखना चाहता था इसलिए मैं शो ऑफ नहीं करता था। और ये सुनने के बाद जो ड्यूक होता है वो बोलता है कि इसके बावजूद भी आपने जो क्रंच को हराया है वो बाकी काबिल तारीफ है। और ये बात सुनने के बाद एकदम से ही वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी ड्यूक बोलता है लेकिन फिर भी जो आपने उसको हराने के बाद उसको पीटा है, क्या सच में वो करना जरूरी था? और ये बात सुनने के बाद जो सियान होता है वो बोलता है कि इनके सवाल काफी चतुराई भरे हैं, मतलब वो अपने मन में बोल रहा होता है ये बात। और वो बोलता है कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि अब ये मुझे एक्नॉलेज कर रहे हैं? फिर जो सियांत है वो थोड़ा-सा सोचने के बाद जवाब देता है कि मैं कुछ साबित करना चाहता था। और ये बात सुनने के बाद ड्यूक पूछता है कि क्या तुम कुछ साबित करना चाहते थे? और भला वो क्या है? और ये बोलने के साथ ही सियान बोलता है कि भले ही हम दोनों भाई हैं लेकिन मैं क्रंच से बेहतर हूँ।
मैं ये साबित करना चाहता था, इसलिए मैंने क्रेंच को 1v1 का असली मतलब समझाया। और ये बात सुनने के बाद एकदम से ही जो ड्यूक होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि बहुत बढ़िया, ये जो तुम्हारा जवाब था वो बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट और सीधा था। मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा प्रतिभाशाली हो। मुझे ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ड्यूक बोलता है सायन से कि मुझे उम्मीद है कि आप एक दिन एशल के एक मजबूत सहयोगी बनोगे। और ये बात सुनने के साथ ही जो सियान का चेहरा होता है वो डर के मारे काँप उठता है और वो बोलता अपने मन में कि क्या? मुझे ऐसा क्यों, मतलब मुझे सहयोगी ही क्यों बनना पड़ेगा एयरसेल का? यहाँ पर तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। और फिर उसको वही सारे फ्लैशबैक आ रहे होते हैं कि एयरसेल उसको जान से मार रहा है उसकी पुरानी लाइफ में, जहाँ से ये अब वापस में अपने बचपन में आया है। और वो सोच रहा होता अपने मन में कि यहाँ पर तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। मेरे पिता का जो ऑब्सेशन था अपने बड़े बेटे एयरसेल के साथ वो बिल्कुल सेम ही होता जा रहा है। और वो बिल्कुल नर्वस हो रहा होता वहाँ पर बैठा-बैठा, उसके हाथ-पैर काँपने लग जाते हैं। फिर ड्यूक बोलता है कि यहाँ पर कोई पुरस्कार समारोह तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी 1v1 जीतने के लिए मैं तुम्हें कोई इनाम देना चाहता हूँ। तो अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो, तो मुझे बताने से पहले बिल्कुल भी मत डरना। और ये बात सुनने के बाद एकदम से जो सियान होता है, वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि मैं उस कमीने एशल के हर एक इरादे को बर्बाद करना चाहता हूँ। फिर वो अपने पिता से बोलता है कि मैं चाहता हूँ, और हमें बताया नहीं जाता। और अब सीन शिफ्ट हो जाता है एमिली की तरफ, जो कि चिल्लाकर बोल रही होती है कि क्या तुम फ्रंट लाइन में जाना चाहते हो? तुम पागल हो गए क्या? और वो कंटिन्यूअसली सियान के ऊपर चिल्ला ही रही होती है, लेकिन सियान बोलता है कि हाँ, मैंने यही माँगा पिताजी से, लेकिन अभी मुझे पक्के तौर पर नहीं पता। और एमिली बोलती है कि अरे यार, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता नहीं कि वो कैसी जगह है? उस जगह पर क्रूर और भयानक दानव जानवर घूमते रहते हैं। फिर हमें बताया जाता है यूसिफ साम्राज्य के पश्चिम में वेलियास में इस महाद्वीप में केवल एक ही जगह है जिसे फ्रंट लाइन कहा जाता है, और वो है रेमिया घाटी, जिसे फ्रंट लाइन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा युद्ध क्षेत्र है जहाँ पर सैकड़ों सालों से राक्षसों के साथ हमारा निरंतर युद्ध चलता आ रहा है। इसीलिए उसके जो पिता थे वो शुरू में अड़े हुए थे कि वो उसको फ्रंट लाइन में नहीं भेज सकते। लेकिन फिर उसके पिता ने उसके सामने एक शर्त रखी कि अगर वो फ्रंट लाइन को ज्वाइन करना चाहता है तो उसे पहले उसके लायक होना होगा। हालांकि सियान को ये बात कुछ ज्यादा खास समझ में नहीं आती, लेकिन फिर वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि फिलहाल उसको अपनी पावर बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसकी जो पावर है वो अपने सभी साथियों से बहुत ही ज़्यादा कम है। फिर वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि चलो, इस बात का तो शुक्र है कि मुझे अपनी फाइटिंग स्पिरिट और एक्सपीरियंस याद है, जिसकी वजह से मैं क्रेंच को बहुत ही आसानी से हरा पाया। और उसको अपने शरीर में अपने डिमोनिक एनर्जी का भी एहसास हो रहा होता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में होती है। फिर वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि अगर वो अपनी बॉडी को प्रॉपर तरीके से ट्रेन करेगा, तो वो अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर पाएगा। और वो आज ही से ट्रेनिंग शुरू करने की सोच रहा होता है अपने मन में, लेकिन तभी वहाँ पर दरवाज़ा खुलता है बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से, और कोई वहाँ पर आ जाता है उसके नाम को चिल्लाते हुए। और उसको वहाँ पर देखकर सियान की जो हालत होती है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि उसके सामने होती है उसकी बड़ी बहन एलिस, जो कि आते ही उसकी गर्दन पकड़ लेती है और उसको हिलाने लग जाती है बहुत ही ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से। और जो एमिली होती है वो मिस एलिस को बोलती है कि ओह मिस एलिस, कैसी हैं आप? और फिर हम लोग देखते हैं एलिस को, वो बोलती कि मैंने भी सुना कि तुम पिताजी से बात कर रहे थे कि तुम फ्रंट लाइन में जाना चाहते हो, वहाँ पर लड़ाई करना चाहते हो। और जो सियान होता है वो बोलता है कि बहन प्लीज़ मुझे छोड़ दो यार, मुझे साँस नहीं आ रहा। फिर एमिली उसको ज़मीन पर फेंक देती है और उसकी हालत वहीं पे खराब हो जाती है। और जो एलिस होती है वो बोलती है कि क्रेंच को हराने के बाद तुम्हारे अंदर थोड़ा-सा घमंड आ गया है, मुझे ऐसा लगता है। तो चलो, तुम अभी मेरे पीछे आओ छत पर। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों छत पर आ चुके होते हैं। और जो एलिस होती है वो बोलती है कि तुम अपनी तलवार को चूज़ कर लो, उसके बाद तुम्हें मेरी तलवार के सामने पूरे 3 मिनट तक टिकना है। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गए सयान, तो मैं तुम्हें फ्रंट लाइन पर जाने की इजाज़त दे दूँगी। और बेचारा सयान बोल रहा था कि वाक़ई हमें ये सब कुछ करना होगा क्या यार? और फिर जो एलिस होती है वो बोलती है कि और हाँ, मेरा एक सवाल भी है तुमसे। और फिर वो अपने भाई को सावधान होने के लिए बोल देती है और बोलती है, क्या तुम परिवार की बागडोर सँभालने की कोशिश कर रहे हो? यानी कि तुम एशल की जगह लेने की सोच रहे हो? और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या क्या यार, मुझे इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और जो एलिस होती है वो बोलती है ठीक है, फिर इसका मतलब मैं सही थी। अपनी तलवार ले लो जल्दी, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाली हूँ। और जो बेचारा सियान होता है वो अपने मन में सोच रहा था कि क्या यार, मैं आज ही तो क्रैन से लड़ा था, मुझे दोबारा करना पड़ेगा। मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ यार, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे ये सब कुछ दोबारा करना पड़ रहा है आज। लेकिन अगले ही पल हम लोग देखते हैं जो एलिस होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से सियान की तरफ बढ़ने लग जाती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और सियान भी समझ में आ जाती है कि यार वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और मेरे ऊपर अटैक कर रही है।
और जैसे वो अटैक करने वाली होती है तो सियान उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डोज कर लेता है। और ये सब कुछ देखकर जो एलिस होती है वो बोलती कि अपने मन में ये तो बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन है, एक 10 साल के बच्चे ने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया। और सियान अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या तुम सच में अपने 7 साल छोटे भाई के साथ लड़ाई करना चाहती हो? और फिर हम लोग देखते हैं जो एलिस होती है वो अपने अटैक को पीछे की तरफ धकेल लेती है, यानी वो थोड़ा-सा फॉल बैक कर लेती है और वो अपने मन में सोचने लग जाती है, उसने मेरी इतनी लंबी तलवार के अटैक को अपनी उस पतली-सी तलवार से डोज कर लिया। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव बात थी और इसी बात से वो थोड़ी-सी चिढ़ भी जाती है कि उसने उसके अटैक को डोज कैसे कर लिया। और फिर वो अपने मन में सोच रही होती है कि शायद ये लक से कर लिया होगा। फिर वो बोलती है कि तुम्हारे जो सेंसेस हैं, तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो गए हैं। और ऐसा लुक देखने के साथ सियान समझ जाता है कि अब तो उसकी लंका लगने वाली है। और फिर हम लोग देखते हैं जो एलिस होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से सियान के ऊपर अटैक करने लग जाती है और सियान भी उसके सभी अटैक्स को डॉज करने लग जाता है। और ये सब कुछ देखकर जो एलिस होती है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रही होती है कि आखिरकार ये मेरे अटैक को डॉज कर कैसे रहा है। फिर हम लोग देखते हैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक करती है एलिस सियान के ऊपर, लेकिन सियान अपनी तलवार की मदद से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अपनी तलवार को स्लाइड करके उसके गले की तरफ ले जाने ही वाला होता है, लेकिन रास्ते में उसको समझ में आ जाता है कि क्रैप यार, मैं तो उसकी जान ही ले लूँगा। फिर वो अपनी तलवार की ट्रैजेक्टरी को बीच रास्ते में ही बदल देता है और थोड़ा-सा पीछे हट जाता है और हम लोग देखते हैं एलिस भी थोड़ा-सा पीछे हट जाती है और जो सियान होता है वो पीछे आ जाता है, मंडेर पर बैठ जाता है और अपने मन में सोचने लग जाता है कि क्या यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता था। अगर मैं बीच रास्ते में अपने तलवार की दिशा को नहीं बदलता, मैं अभी एलिस की जान ही ले लेता। फिर वो हमें बताता है कि मिस्ट में ट्रेनिंग करने के दौरान उसे इंस्टेंट किल की ट्रेनिंग दी गई थी कि ताकि वो ज़्यादा टाइम बर्बाद किए बिना ही अपने अपोनेंट की जान ले ले। और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है कि यार 3 मिनट पूरे होने में आखिरकार कितना टाइम बचा है। मैंने अपनी तलवार में अपनी जादुई शक्ति डालकर इसको थोड़ा-सा ताकतवर तो बना लिया था, लेकिन अब लगता है कि मैं अपनी लिमिट्स पर पहुँच चुका हूँ। फिर हम लोग देखते हैं कि एलिस और भी ज़्यादा सीरियस हो जाती है और वो अपनी स्किल्स को एक्टिवेट करने लग जाती है और उसको ऐसा करता हुआ देखकर जो हमारा सियान होता है वो समझ जाता है कि ये तो 6 स्टार ग्रेड का जादू है, ये आखिरकार करना क्या चाहती है। फिर हमें एलिस दिखाई जाती है जो कि अपने ऑरा ब्लेड स्किल को एक्टिवेट करके सियान के ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो जाती है और सियान अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या यार, क्या ये सच में मुझे मारने वाली है क्या? ये तो मेरा टेस्ट ले रही थी ना। और हमें दिखाया जाता है एलिस की तरफ जो कि अपने मन में सोच रही होती है कि मैं हार नहीं सकती, मैं हार नहीं सकती, मैं कभी नहीं हार सकती। फिर हम लोग देखते हैं कि उसके चेहरे के भाव को देखकर सियान समझ जाता है कि अब वो पूरे तरीके से पागल हो गई है। फिर वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं उसके इस अटैक को ब्लॉक भी कर लूँगा तो मैं किले के बाहर गिर जाऊँगा और मर जाऊँगा। तो अब मेरे पास कोई और रास्ता है ही नहीं। मुझे उसके ऊपर अटैक करना ही होगा। और हम लोग देखते हैं जो सियान होता है वो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन अपने मन में सोच भी रहा होता है कि प्लीज़, प्लीज़ अब तुम हेजिटेट मत करो, प्लीज़ अब तो तुम बाहर आ जाओ यूकेलेन। और हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो दोनों एक-दूसरे के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं और यूकेलेन वहाँ पर बीच में आ जाता है और उनको बोलता है कि अब बहुत हो गया। फिर हम लोग देखते हैं यूकेलेन उसको सियान को पकड़ लेता है अपने एक हाथ से और जो उसका अटैक होता है एलिस का, उसको भी अपनी तलवार से रोक देता है। फिर हम लोग देखते हैं कि उनके इस क्लैश की वजह से वहाँ पर बहुत ही भारी विस्फोट हो जाता है और फिर यूक्रेन बोलता है कि लेडी एलिस, आप छोटे मास्टर के ऊपर कुछ ज़्यादा ही शक्ति दिखा रही थी। और जो सियान होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं सोच ही रहा था कि आखिरकार तुम कब सामने आओगे यार। और फिर हम लोग देखते हैं कि एलिस भी होश में आ जाती है और होश में आते ही वो एकदम से सियान को गले लगा लेती है और वो बोलती है कि यार आई एम सॉरी यार, मैं थोड़ी-सी पागल हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई थी कि मैं तुमको जाने ना दूँ, मैं इसलिए तुमको हराना चाहती थी कि तुम फ्रंट लाइन पर ना जाओ, मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता कर रही थी। और उसको ऐसा करता हुआ देखकर वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि हाँ, ये बिल्कुल भी नहीं बदली, ये बिल्कुल पहले की जैसी है जैसे मुझे याद थी। फिर हमें उसकी सिस्टर के बारे में बताया जाता है कि वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। उसने अकेडमी में बहुत सारे रिकॉर्ड बनाकर रखे हैं, जो कि किसी ने भी आज तक तोड़े नहीं है। यहाँ तक कि उसे एशल के बराबर का माना जाता है, जो कि परिवार को सँभालने के सहयोगी बन सकते हैं। फिर वो बताता है कि लेकिन जैसे ही उसने नाइट ऑफ द लाइट में शामिल होने का फैसला लिया, तो उसके कुछ समय बाद ही उसकी मौत हो गई थी। फिर वो उसको गले लगाता है और अपने मन में बोलता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया था एलिस, और इस बार मैं तुम्हें मरने नहीं दूँगा। और वो थोड़ा-सा इमोशनल भी हो रहा होता है और ये देखकर थोड़ी-सी एलिस भी हैरान हो रही होती है कि आखिरकार इसको क्या हुआ। लेकिन तभी वो यूक्रेन की तरफ देखती है और वो बोलती है कि अरे हाँ, वैसे तुम तो ड्यूक के बॉडीगार्ड हो ना? तो तुम उनके साथ नहीं गए क्या?
और फिर जो यूक्लिन होता है वो बोलता है कि फिलहाल मुझे छोटे लॉर्ड की रक्षा करने की असाइनमेंट मिली हुई है। हालाँकि मैं आपको ये बात पहले नहीं बता सकता था क्योंकि मुझको ये बात सीक्रेट रखने के लिए बोली गई थी। और जो हमारा सियान होता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे तो ऑफ़िस से बाहर निकलते इसकी प्रेज़ेंस महसूस होने लग गई थी। मैंने तो बस इसको दिखाया नहीं कि मुझे ऐसा करना पता है। फिर हम लोग देखते हैं कि एकदम से सियान जो बेहोश हो जाता है एलिस की बाहों में ही, और एलिस बोलती है अपने मन में कि ये अभी भी स्टिल एक चाइल्ड ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन जो एलिस होती है, वो वापस से अकेडमी लौट गई थी। फिर हमें पता लगता है कि जो हमारा सियान होता है, वो एक्सरसाइज़ कर रहा होता है और हमें बताता है कि ग्रेजुएशन से पहले उसको अपने पिताजी से मिलना था, इसलिए वो पूरे 2 सप्ताह से ट्रेनिंग कर रहा है क्योंकि उसको महसूस हो रहा था कि उसको अपना स्टैमिना बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो 10वीं पुशअप मारता है, तो वहीं ज़मीन पर वो गिर जाता है। फिर वो हमें बताता है कि पिछले 2 सप्ताह से वो ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको कोई भी इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रही अपने शरीर में। और फिर उसे अपनी जो प्राइम की बॉडी है, वो याद आने लग जाती है कि उस टाइम पर उसका स्टैमिना कितना ज़्यादा अच्छा था, और वो बेचारा रोने लग जाता है कि यार उसको वो बॉडी वापस चाहिए, वो वापस जाना चाहता था, लेकिन वो जा नहीं सकता था। लेकिन तभी वहाँ पर एमिली आ जाती है और वो बोलती है कि लेडी एलिस ने आपके लिए एक पार्सल भेजा, शायद से आपने ही ये उससे मँगवाया होगा। और फिर जो हमारा सयान होता है वो बोलता है कि अच्छा, वो आ गया क्या? लाओ ये मुझे दे दो। लेकिन जो एमिली होता है, उसका जो चेहरा होता है वो बोलती है इस चीज़ से तो बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है, आखिरकार ये चीज़ है क्या? फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है सियान, कि ये ब्लड हाउंड का ब्लड है। मतलब ये एक बहुत ही ज़्यादा रेयर आइटम है जो कि फ्रंट लाइन पर ही देखने को मिलता है। लेकिन मैंने सुना था कि ये ब्लैक मार्केट में भी मिल रहा है। तो मैंने अपनी बहन एलिस को बोला कि मेरे लिए प्लीज़ वो लाकर दो, और उसने मुझे ये लाकर दे दिया। इससे बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आती है, तो लोग इसको ज़हरीला समझते हैं। लेकिन मुझे पता है कि ये कितना ज़्यादा काम का है। मैंने इसका बहुत ही बार इस्तेमाल कर रखा है। इसकी वजह से मुझे पता है कि इससे मुझे क्या-क्या फ़ायदे होंगे, और इससे बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही होती है, और एमिली वहाँ पर होती है और वो बोलती है कि छोटे मालिक, क्या आप सच में इसको पीने वाले हैं? और उससे बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही होती है। और जो सियान होता है वो बोलता है कि याद है ना, जब तुमने पहली बार खाना बनाया था तो कितना ज़्यादा घटिया बना था। मैं ही इकलौता वो इंसान था जिसने उस खाने को खाया था और मैं ज़िंदा बच गया था। उसके मुकाबले में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और फिर हम लोग देखते हैं जो सियान होता है, वो ब्लड हाउंड के ब्लड को वहीं के वहीं पी जाता है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा घटिया लग रहा था उसको। लेकिन फिर भी वो उसको पी जाता है और उसके शरीर से थोड़ी-सी डार्क एनर्जी जो है वो एमिट होने लग जाती है, और एमिली को महसूस नहीं होती वो, क्योंकि वो कोई फाइटर नहीं है। फिर वो बोलता है एमिली से कि मैं टहलने बाहर की तरफ जा रहा हूँ, और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि चलो देखते हैं इस दवा का आखिरकार मेरे ऊपर कितना असर हुआ है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो बाहर की तरफ आ जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं बहुत टाइम के बाद यहाँ पर आया हूँ। मैं इस दिन का बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था, जब यूक्रेन मेरे आस-पास ना हो, वो कहीं पर गया हुआ हो। जंगल में अंदर की तरफ जाते टाइम वो हमें बता रहा होता है कि एक दिन प्रकाश के देवता एशल के सामने आए थे, और उन्होंने उसे एक सीक्रेट जगह के बारे में बताया था, जहाँ पर उसको एक बहुत ही ज़्यादा एंटीक पीस मिला था, जिसके बारे में बाद में तो सभी लोगों को पता लग गया था। लेकिन अभी एक ऐसा टाइम है, जिस टाइम सिर्फ़ मुझे पता है, एशल को भी वो बात नहीं पता। फिर हम लोग देखते हैं कि वो आगे की तरफ चला जाता है और जंगल में एक जगह पर जाकर बैठ जाता है, और हाथ लगाकर ज़मीन पर बोलता है कि यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर मानव बहुत ही ज़्यादा केंद्रित है। तो मुझे लगता है कि वो प्राचीन मंदिर है, वो अभी यहीं पर होना चाहिए। फिर वो अपने डार्क एनर्जी को अपने हाथों में केंद्रित करता है और ज़मीन पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है। फिर वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि एशल, जो अब मैं करने जा रहा हूँ वो तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा। फिर हम लोग देखते हैं कि उसके इस लास्ट अटैक की वजह से जो ज़मीन होती है वो फट जाती है, और ज़मीन के नीचे जो मंदिर की पैड़ियाँ होती हैं, वो उसको दिखाई देने लग जाती है। फिर वो अपने मन में ही सवाल करने लग जाता है, क्या ये मुझे करना चाहिए? अब जो हमारा सायन होता है वो नीचे की तरफ जाने लग जाता है, ये सोचते हुए कि जब वो पिछली बार यहाँ पे आया था, तो ये जगह थोड़ी-सी उसको अलग दिख रही थी। फिर वो हमें बताता है कि यहाँ पर एक ऐसा प्राचीन मंदिर है, जो कि लुवेंडल देवता की सेवा के लिए बनाया गया था। फिर वो हमें बताता है कि यहाँ पर 300 साल पहले देवताओं और राक्षसों के बीच बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ था। फिर वो आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है और अपने मन में सोचने लग जाता है कि भला किसने सोचा होगा कि ये जगह ठीक हमारे महल के पीछे वाले पहाड़ों में छिपी होगी। फिर वो आगे की तरफ जाने लग जाता है, उसे एक तलवार दिखाई देती है और वो बोलता है कि हाँ, अब मैं उसे देख सकता हूँ। फिर वो हमें बताता है कि ये इस मंदिर के स्वामी की तलवार है। फिर वो हमें बताता है कि इंसानों ने बहुत साल पहले मॉन्स्टर्स की जो आर्मी थी उसको खदेड़ दिया था यहाँ से, यानी कि वेलियस से खदेड़ने में वो कामयाब हो गए थे।
हालाँकि जो राक्षसों की सेना थी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी इंसानों से, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इंसानों के हाथ में बहुत सारे प्राचीन अवशेष लग गए थे, जिनको देवताओं के हथियार भी माना जाता था और उसी के अंदर ये तलवार भी थी जो मेरे सामने अभी है और इस तलवार का नाम है दुरान दी आर्क, प्रकाश के देवता की तलवार, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र तलवार थी और ऐसा माना जाता है कि इस तलवार का मुख्य हाथ था उन राक्षसों को हराने में और इसी से मेरा अंत भी होगा भविष्य में। फिर हमें वही फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एशल अपनी तलवार का इस्तेमाल करके यहाँ पर हमारे सायनवाड को मार देता है। फिर वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि शायद इस तलवार से मेरा कोई ना कोई लेना-देना तो ज़रूर होगा। मेरे रिग्रेशन में इसकी कोई ना कोई भूमिका तो ज़रूर से होगी। फिर यही सोचने के साथ वो उस तलवार को छूने लग जाता है, लेकिन उसे पता लगता है कि उससे कुछ भी नहीं हुआ। ये बात सोचने के बाद वो थोड़ा-सा उदास हो जाता है और उस तलवार को किक भी मारता है और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और ये बोलता है कि यार मेरा तो मूड खराब हो गया, चलो अपना काम करता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ। फिर वो उस तलवार से थोड़ा-सा दूर जाने लग जाता है जहाँ पर उसकी परछाई गिर रही होती है। फिर वो बोलता है कि मैंने उसे ढूँढ लिया। फिर हमें एक डार्क शैडो दिखाई जाती है उसी तलवार के जैसी और उसके पास बैठ जाता है। फिर वो हमें बताता है कि पहली नज़र में तो हमें सिर्फ़ ये शैडो ही लगती है, लेकिन यहाँ पर एक छिपा हुआ रास्ता है। फिर वो अपने डार्क एनर्जी को केंद्रित करता है उस जगह पर जहाँ पर उस तलवार की छाया पड़ रही होती है। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है कि वहाँ पर एक पाथवे जो है वो खुल जाता है और जैसे ही उस पाथवे के अंदर जाता है, तो उसे देखने को मिलती है एक और तलवार और वो बोलता है कि वॉव! इसे देखकर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर वो उस तलवार को अपने हाथ में ले लेता है और वो बोलता है कि ये है मेरी राक्षसी तलवार, जिसका नाम है कैरम और उसके उठाने के साथ ही उसकी जो डिमोनिक एनर्जी है, वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है और वो अपनी तलवार को गुड मॉर्निंग बोलता है, लेकिन उसकी जो तलवार है, अभी तक जागी नहीं होती और उस तलवार को हिलाता है। क्या तुम अभी तक सो रही हो? ये बोलते हुए उस तलवार को हिला रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि यार, मेरी तलवार को पकड़कर मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरा अभी भी कुछ धमाल करने का मन कर रहा है। लेकिन तभी उसके सामने एक ब्लैक फिगर आ जाता है और उसको बोलता है कि बच्चे, क्या तुम्हें ज़रा भी डर नहीं लग रहा, जो तुम करने जा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि इस तलवार को जगाने का क्या मतलब है? और सायन बोलता है कि इसका मतलब ये हुआ कि अब ये तलवार मेरी हो गई। लेकिन जो डार्क फिगर है वो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि ऐसे डिमोनिक तलवार को जगाने का तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देना होगा या फिर कहें कि बहुत बड़ा भुगतान करना होगा। और वो बोलता है कि अब कोई पछताने का फ़ायदा नहीं है, अब तुम्हारा शरीर मेरा हुआ। और हम लोग देखते हैं कि वो जो डार्क फिगर होता है, वो सायन की तरफ बढ़ने लग जाता है, उसकी बॉडी को पोजेस करने के लिए जो सायन वर्ट होता है, वो उस डार्क फिगर की गर्दन को एकदम से जकड़ लेता है और वो डार्क फिगर एक लड़की होती है और वो बोलती है कि ये क्या हो गया? तुम मुझे छू कैसे पा रहे हो? आखिरकार तुम हो कौन? और जो सायन वो होता है, वो बोलता है कि तुम पहले तो इतनी ज़्यादा बदतमीज़ नहीं थी जितना मुझे याद है और मैंने तुम्हें बताया ना कि ये तलवार अब मेरी है। लेकिन जो वो लड़की होती है वो अपने पंजों को निकालती है और साइनवर्ड के ऊपर थोड़ा-सा हमला कर देती है, जिससे वो थोड़ा-सा बच भी जाता है। लेकिन इसी वज़ह से वो जो लड़की होती है उससे थोड़ी-सी दूरी मेंटेन करने में कामयाब हो जाती है और वो उससे पूछती है कि आखिरकार तुम हो कौन? क्या तुम उसके सक्सेसर हो? और हम लोग देखते हैं सायन से बहुत ही ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी निकल रही होती है और वो बोलती है वो लड़की कि आखिरकार मुझे तुम्हारे अंदर से एरिस का माना क्यों फ़ील हो रहा है? और जो सायन होता है वो बोलता है कि हाँ, मैं ही हूँ एरिस का सक्सेसर और अब ये तलवार मेरी हुई और अब मैं तुम्हारा मास्टर हूँ तो तुम मेरे सामने झुक जाओ। और हम लोगों को पता लगता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि डिमोनिक स्वॉर्ड कैरम ही है और ये बात सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बोलते हैं कि तुम एक बच्चे हो, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और ये बोलने के साथ वो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ लड़ाई करने लग जाती है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से और उसके सभी अटैक को सायन डोज़ कर रहा होता है और अपने मन में सोचने लग जाता है कि शायद से वर्ड जो अब काम नहीं करेंगे, मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा। हालाँकि इस डिमोनिक स्वॉर्ड का काम यही है कि ये अपने यूज़र की बॉडी के ऊपर कब्ज़ा कर ले, लेकिन फिर भी मेरे पास अब कोई और तरीका नहीं है। मैं इसके ऊपर आसान वे में जा रहा था, लेकिन मुझे अब थोड़ा-सा टाइटली इसको सबक सिखाना होगा। फिर ये सोचने के साथ ही वो अपनी स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिसका नाम होता है डिमोनिक कंट्रोल, जिसकी वजह से जो डिमोनिक स्वॉर्ड होती है, वो वहीं के वहीं ज़मीन में धँस जाती है। मतलब वो लड़की डिमोनिक स्वॉर्ड ही है, तो ज़मीन में धँस जाती है और वो बोलती है मतलब जो सायन होता है वो बोलता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे एक्सेप्ट कर लो अपने मास्टर के तौर पे जब तक मैं तुम्हारे साथ नाइस बिहेव कर रहा हूँ जब तक। और वो जो सोर्ड होती है उसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो इस स्किल का इस्तेमाल कैसे कर पा रहा होता है। और वो उसको बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा घमंडी हो, मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लेकिन फिर से हमारा सायन जो है डिमोनिक सोर्ड को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से उसका सर जो होता है वो ज़मीन में फिर से लग जाता है। और फिर से और लगातार वो स्किल को एक्टिवेट करता ही जाता है जिसकी वजह से
उसका सर जो ज़मीन में पूरी तरीके से धँस जाता है और वो बोलते कि ठीक है इंसान, मुझे तुम कबूल हो। लेकिन फिर भी सायन को थोड़ा-सा ऐसा लग रहा होता है कि नहीं, अभी भी इसको थोड़ा-सा सबक की ज़रूरत है। वो एक बार फिर से अपने डेमोनिक स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर देता है। अब जो हमारी कैरम होती है वो लाइन पर आ जाती है और वो बोलती है कि मास्टर, मैंने आपको एक्सेप्ट कर लिया अपने मास्टर के तौर पर, तो अब आप रुक सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है जो सायन होता है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि चलो ठीक है, अब जबकि मैंने अपना काम यहाँ पर ख़त्म कर लिया है, तो क्या मुझे वापस चला जाना चाहिए? मुझे बहुत टाइम हो गया है यहाँ पर आए हुए। फिर वो बाहर की तरफ आ जाता है और कैरम भी बोलते हैं कि बहुत टाइम के बाद मुझे फ्रेश एयर मिली है साँस लेने के लिए, और अब वो एक घोस्ट के तौर पर बाहर आ रही होती है और वो बोलती है कि वाओ! कितना ज़्यादा रिफ्रेशिंग है ये तो। और फिर वो एकदम से पूछती है अपने मास्टर से कि तुम्हारा नाम क्या है? और जो सायन होता है वो अपना नाम उसको बता देता है कि इसका नाम सायन वर्ट है, और वो बोलती है कि सायन? क्या सच में एरो ने तुम्हें चूज़ किया, एक बच्चे को? और जो सायन होता है वो बोलता है कि हाँ, मेरी पास्ट लाइफ़ ने उसने मुझे चूज़ किया था। और वो बोलती है पास्ट लाइफ़? इसका मतलब क्या है? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? और सायन होता है कि वो बताता है उसको कि वो एक बार मर चुका है पहले भी, और उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि अभी भी आखिरकार ये क्या बात कर रहा है। लेकिन तभी जो हमारा सायन होता है, वो इस डिवाइन तलवार के सामने आकर खड़ा हो जाता है, और जो हमारी कैरम होती है वो बोलती है कि तो अभी भी सो रही है। और सायन होता है वो बताता है उसको कि अभी 20 साल और बचे हैं इसके ओनर के आने की, जब तक इसको सोना ही होगा। और ये बात सुनने के बाद कैरम बोलती है तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें सब कुछ पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। फिर जो सायन होता है वो अपने डिमोनिक स्वॉर्ड को रेडी कर लेता है उस डिवाइन स्वॉर्ड के ऊपर अटैक करने के लिए, और हम लोग देखते हैं कि वो अटैक कर भी देता है और उस डिवाइन स्वॉर्ड के ऊपर के हैंडल को थोड़ा-सा काट देता है। ये सब कुछ देखकर जो कैरम होती है, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? तुम इसका करोगे क्या? और जो हमारा सायन होता है वो बोलता है क्या पता क्या हो? शायद से मैं फ्यूचर में इसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर पाऊँ, या फिर फ्यूचर में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग हो जाए, जो मेरे टाइमलाइन में नहीं हुआ था। तो अब हम लोग देखते हैं कि सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, और फर्स्ट सीन में ही हमें दिखाया जाता है एक बैलगाड़ी को जो कि आगे की तरफ जा रही होती है, और आगे जाने के बाद रुक जाती है, और उसके अंदर से हमारा मेन कैरेक्टर बाहर निकलता है, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि इतनी जल्दी टाइम आ भी गया, सच में यार टाइम बहुत ही ज़्यादा जल्दी उड़ जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो जहाँ पर आए होते हैं वो फ्रंट लाइन का ही गेट होता है, वहाँ पर ड्यूक होता है, जहाँ पर झुककर हमारा मेन कैरेक्टर अपने बाप को ग्रीटिंग्स करता है। और फिर उसका बाप उससे पूछता है कि मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम अब भी उसी तरीके से डिटरमाइंड हो कि तुम बैटल फ्रंट लाइन पर जाना चाहते हो? अगर तुम अभी भी वापस जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूँगा, तुम जा सकते हो। लेकिन हमारा जो सायन होता है वो बोलता है कि नहीं सर, मैं अभी भी फ्रंट लाइन पर जाना चाहता हूँ। मेरा दिल अभी से ज़ोरों-ज़ोरों से धड़क रहा है फ्रंट लाइन पर जाने के लिए। और फिर ये सुनने के बाद जो हमारा ड्यूक होता है, वो अपने बॉडीगार्ड को कुछ ओपन करने का निर्देश दे देता है, और उसका जो बॉडीगार्ड होता है वो भी बोलता है कि यस सर। फिर हम लोग देखते हैं कि जो यूक्रेन होता है वो अपने हाथ में एक मैजिक स्क्रोल निकाल लेता है, और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भी समझ जाता है कि क्या एक मैजिक स्क्रोल, क्या यहाँ पर किसी चीज़ को समन करने वाले हैं। फिर हम लोग देखते हैं जो यूक्रेन होता है वो उस मैजिक स्क्रोल को समन करने के लिए इस्तेमाल करने लग जाता है, और हम लोगों को दिखाया जाता है उस मैजिक स्क्रोल की मदद से वो वहाँ पर एक डिमोनिक बीस्ट को समन कर लेते हैं, और उसको वहाँ पर देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है क्या इन लोगों ने हेलहोंड को समन कर लिया, ये तो एक लो रैंक का डीमन बीस्ट है जो कि लिमिया की वैली में पाया जाता है। और हम लोग देखते हैं कि सायन फुल तरीके से अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है, और हम लोगों को पता लगता है कि वो भी समझ जाता है कि इसका जो फादर है वो उसका टेस्ट लेना चाहता है कि वो बैटल फ्रंट लाइन में जाने के काबिल है भी या नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं कि सायन पीछे की तरफ देख रहा होता है, और उसके जो साथी होते हैं वो तलवारों पर हाथ रखे होते हैं, और सायन समझ जाता है कि अगर मेरे ऊपर खतरा आया तो वो लोग बीच में आने के लिए रेडी हो रखे हैं। फिर जो ड्यूक होता है वो उसको बोलता है कि अब से तुम जो भी एक्शन करोगे उसके लिए तुम खुद ज़िम्मेदार होगे। तो मुझे प्रूव करो कि तुम इतने ताकतवर बन चुके हो कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ सकूँ बैटल फ्रंट लाइन के ऊपर। और हम लोग देखते हैं कि यूक्रेन को, जो कि इस ट्रायल को थोड़ा-सा मज़ाक की तरह देख रहा होता है क्योंकि इसको कुछ याद आ रहा होता है। और अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है यूक्रेन का, जो कि बड़े ही अमेज़ हुए हुए व्यवहार से बोल रहा होता है कि क्या तुम मेरे साथ डुएल करना चाहते हो? और हम लोग देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि सायन ही होता है जो कि उसको डुएल के लिए ललकार रहा होता है, और वो बताता है कि हाँ, बस 3 दिन बच चुके हैं उस टेस्ट के आने के जो कि मेरे पिताजी ने मुझको दिया था। तो मैं अब ऐसे हवा में तलवार तो नहीं चला सकता ना, मुझे कोई रियल द्वंद्वी चाहिए जिससे मैं फाइट कर सकूँ ताकि मुझे रियल बैटल कैसा होता है वैसा एक्सपीरियंस मिल सके।
और ये बात सुनने के बाद जो हमारा यूक्रेन होता है वो बोलता है कि लेकिन मेरे जैसे के साथ डुएल करना तो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। आपको मास्टर क्रेंच के पास जाना चाहिए। वो आपकी उम्र के हैं। और फिर जो सायन होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी मैं क्रेंच के पास जाता हूँ तो क्रेंच मुझे देखकर वहाँ से भागने लग जाता है, जैसे कि पता नहीं मैंने क्या उठा लिया उसका। और हम लोगों को पता है वो क्यों भाग जाता है, क्योंकि वो डरने लग गया अब हमारे सायन से। और फिर जो यूक्रेन होता है वो बोलता है कि क्या यार, क्या प्रॉब्लम है यार, ये क्या दिक्कत है, मुझे ही क्यों फंसा देते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं वो रेडी हो जाता है। वो बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं सिर्फ अपने स्वॉर्ड के इस शेल से ही लड़ूंगा। मतलब वो अपनी तलवार नहीं निकाल रहा है, बच्चा समझ रहा है उसको। और वो बोलता है कि मैं सिर्फ डिफेंस करूंगा, तो तुम मेरे ऊपर जितना चाहे अटैक कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद जो सायन होता है वो बोलता है कि थैंक्स यूक्रेन, मैं एक और फेवर चाहता हूँ तुमसे कि तुम मेरे ऊपर एक और फेवर करो, कि यहाँ पर अभी जो भी होने वाला है वो पिताजी को मत बताना। और ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी यूकेलिन को कि आखिरकार वो क्या बोल रहा है। लेकिन अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि जो सायन होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है यूक्रेन को। हालाँकि यूक्रेन उसके अटैक को डोज़ तो कर लेता है, लेकिन उसको समझ में आ जाता है कि इसका अटैक जो था वो बहुत ही ज़्यादा हेवी था। वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये तो बिल्कुल भी एक 10 साल के बच्चे के अटैक के जैसा नहीं लग रहा, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। फिर वो सोचता है कि मास्टर तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गए। और ये बात सोचते ही हम लोग को दिखाया जाता है जो सायन होता है वो इतनी ज़्यादा स्पीड से अपने आप को मूवमेंट करता है कि वो एकदम से उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। और यूक्रेन को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो आखिरकार गया कहाँ। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो सायन होता है वो जंप करके यूक्रेन के पीछे आ गया। और यूक्रेन को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता कि मास्टर इतने ज़्यादा पावरफुल आखिरकार कब बन गए, उन्होंने इतनी ट्रेनिंग कब की। उसके इस अटैक को भी जो यूक्रेन होता है वो ब्लॉक कर लेता है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से। उसके सभी अटैकों को ब्लॉक करते-करते यूक्रेन अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि यही वो मास्टर हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डरपोक हुआ करते थे, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हुआ करते थे। और फिर हम लोग देखते हैं कि इतने सारे अटैक करने के बाद जो हमारा सायन होता है उसको समझ में आ जाता है कि वो इस टाइम तो यूक्रेन के खिलाफ नहीं जीत सकता। और यही बात वो यूक्रेन को बोलता है। और वो यूक्रेन को बोलता है कि गुड जॉब यूक्रेन, थैंक्स मदद करने के लिए यार। और जो यूक्रेन होता है उसकी हालत खराब हो गई थी इसके अटैक को डोज कर करके। और वो बोलता है कि ग्रेट जॉब यंग मास्टर, आप तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। और अपने मन में सोच रहा होता है कि ये आखिरकार इतना पावरफुल हो कैसे गया। और वो उसकी तरफ देख रहा होता है। अब सीन वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर कि जैसे यहाँ पर लड़ाई करेगा, जैसे ये मेरे साथ डुएल में लड़ रहा था, तो मास्टर सयान के लिए ऐसे कोई भी ट्रायल पार करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर के लेवल पर पहुँच चुके हैं। और अब हम लोग देखते हैं जो हेलहोंड होता है वो सैन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। और सैन भी समझ जाता है कि अब वो उसके ऊपर अटैक करने वाला है। लेकिन जैसे ही हेलहोंड उसके नज़दीक आता है तो हेलहोंड की आंखों के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इस अटैक से भी हेलहोंड मरता नहीं है, वो थोड़ा सा दूर जाके गिर जाता है। और जो सैन होता है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि मेरी करंट स्ट्रेंथ के अंदर एक मॉन्स्टर को हराना अभी भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मुझे इस बैटल को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होगा। और जो हेलहोंड होता है उसकी एक आँख फूट चुकी होती है और वो अब फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है सायन के ऊपर। लेकिन जो सायन होता है वो अगला ही अटैक उसकी गर्दन के ऊपर कर देता है, जिसकी वज़ह से वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और एक ऊँचा-सा जंप लेता है सायन और अपनी तलवार को फेंक के उस हेलहोंड के सर में दे मारता है। और ये सब कुछ देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार एक बच्चा ऐसे मूव कैसे कर सकता है। लेकिन जो ड्यूक होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश और इम्प्रेस हो जाता है कि उसका जो लड़का है वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। और अब हम लोग देखते हैं कि जो हेलहोंड होता है वो उसकी आँखों के सामने मरा हुआ होता है। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या यार, इतना ज़्यादा खून यहाँ पर बेकार जा रहा है। ये तो बहुत सारी बोतलें भर देता। और अपने मन में सोचने लग जाता है कि अगर मैं यहाँ पर बोतलें भरने लग गया इसके खून की, तो लोग मुझे पागल समझने लग जाएँगे। और जो ड्यूक होता है वो एकदम से इम्प्रेस हो जाता है और वो तालियाँ बजाते हुए ड्यूक को बधाई देने लग जाता है कि तुमने टेस्ट को पास कर लिया। फिर वो वहाँ से जाने लग जाता है ये बोलते हुए कि अब मैं तुम्हें बैटल फ्रंट लाइन पर ही मिलूँगा। और जो सायन होता है वो अपने बाप का शुक्रिया अदा करता है। तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है उसकी तलवार की, जो कि उसको बोल रही होती है कि मास्टर, क्या मैं आपको कोई किचन नाइफ लगती हूँ? और ये बात सुनने के बाद सायन बोलता है कि नहीं यार, तुम तो डिमोनिक स्वॉर्ड हो, ऐसी क्यों बात कर रही हो? और ये बात सुनते ही वो गुस्सा हो जाती है, वो बोलती है तो फिर मुझे इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही? तुम्हें पता है ना मुझे खून की आवश्यकता है और ज़्यादा पावरफुल होने के लिए। तुमने इस पूरे मॉन्स्टर को मार दिया और मुझे एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया। यार, मुझे इसका खून पीने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी। और ये बात सुनने के बाद जो सायन होता है वो बोलता है कि अरे तुम टेंशन मत लो। अब
थोड़े टाइम के बाद ही मैं तुमको बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ। तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो और आने वाले टाइम का इंतज़ार करो। ये बात सुनने के बाद जो तलवार होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है तो फिर उसी टाइम पे मुझे जगाना चाहिए था ना, अब मुझे क्यों जगा के लाए? और अब सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ओग्रे टाइप का जो मॉन्स्टर होता है वो ड्यूक की आर्मी के ऊपर अटैक करने के लिए प्रिपेयर होता है, जो कि नॉर्थ वेस्ट साइड से आ रही होती हैं। उनको आता हुआ देखकर जो ड्यूक की आर्मी होती है वो अपने घंटे बजाने लग जाती है, ये कहते हुए कि ओग्रे हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं, जल्दी से रेडी हो जाओ। फ्रंट लाइन जो है डिफेंस की उसको रेडी कर लो। ड्यूक ये सारी बात चिल्लाकर अपनी सेना को बोल रहा होता है और वो बोल रहा था कि किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। और हम लोग देखते हैं उसकी जो आर्मी होती है वो भी रेडी हो जाती है। फिर वो एक मैजिक बैरियर का इस्तेमाल करते हैं उन सभी मॉन्स्टर के ऊपर, जिसकी वजह से वो सभी मॉन्स्टर अपनी एक ही जगह पर वहीं के वहीं जम जाते हैं। उनको चारों तरफ से मैजिकल रस्सियाँ जो हैं वो बाँध लेती हैं, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर अब हिल नहीं सकते। और फिर इसी का फ़ायदा उठाकर ड्यूक अपनी आर्मी को अटैक करने के लिए कहता है और उसकी आर्मी जी भी जो है वो आगे की तरफ बढ़ने लग जाती है उन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए। और हम लोग देखते हैं कि एक-एक करके वो उन सभी मॉन्स्टर को ख़त्म करने लग जाते हैं। और ये सब कुछ हमारा सायन भी देख रहा होता है और उसके साइड में ही होती है एमिली, जो कि बहुत ही ज़्यादा डर गई होती है इस मार काट को देखकर। और वो बोल रही होती है कि यंग मास्टर आप यहाँ पर क्यों आना चाहते हो? कितनी ज़्यादा बेकार जगह है, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। और जो हमारा सायन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं वैसे यहाँ पर पहले आ चुका हूँ, मुझे थोड़ा-सा नॉस्टैल्जिक फ़ील हो रहा है। फिर हम लोग देखते हैं जो ड्यूक होता है वो सायन को बोलता है कि तो तुम्हें कैसा लग रहा है फ्रंट लाइन में आकर सायन? और सायन उसको बोलता है कि डैड मैं थोड़ा-सा नर्वस हूँ। और फिर ड्यूक उन्हें बोलता है कि देखो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम कभी भी मर सकते हो, तो कभी भी अपने गार्ड को डाउन मत करना। और सायन बोलता है कि ठीक है डैड, मैं इस बात को अपने ध्यान में रखूँगा। फिर सायन हमें बताता है कि ये एक ऐसी जगह है फ्रंट लाइन, जहाँ पर दिन में 3 से 4 बैटल होते हैं। और हमें बताया जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से जो नाइट्स होते हैं, वो उन सभी बैटल को लड़ाई करते हैं या फिर कहें कि लड़ते हैं। और अब हमें पता लगता है कि सायन को एक ऐसी जगह पर असाइन किया गया है कि वो सबसे सेफेस्ट प्लेस है फ्रंट लाइन का। और अभी के टाइम पर सायन जो होता है वो अपने टेंट के अंदर होता है और वो बाहर की तरफ झाँक कर देख रहा होता है कि उसके टेंट के बाहर एक गार्ड को असाइन कर रखा होता है। और वो अपने मन में सोचता है कि अगर ऐसे ही ये गार्ड डिसिप्लिन होकर मेरे टेंट के बाहर बैठा रहा तो मैं कभी बाहर नहीं जा पाऊँगा और मैं कारम को फीड नहीं कर पाऊँगा। मतलब वो अपनी तलवार की बात कर रहा होता है, लेकिन तभी वो अपने पीछे की तरफ देखता है और वो देखता है एमिली बहुत ज़्यादा डरी होती है और वो पूछता है कि एमिली तुम आखिरकार कर क्या रही हो? और एमिली अपना मुँह बाहर निकालती है चादर से और वो बोलती है कि तुमने सुना नहीं क्या? ड्यूक ने क्या बोला? ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम कभी भी मर सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए स्वर से बोल रही होती है हमारे यंग मास्टर को। और जो साइन होता है वो बोलता है, "तो फिर तुम अपना सामान पैक कर कर वापस क्यों नहीं चली जाती?" और ये बात सुनने के बाद एमिली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है साइन के ऊपर और वो बोलती है, "क्या कहा तुमने? मैं क्या नहीं कर सकती? अगर मैं यहाँ से चली गई तो तुम क्या करोगी? क्या तुम मेरे बिना यहाँ पर कुछ भी काम कर सकते हो? यार यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, अगर मैं यहाँ से चली गई तो तुम्हें कौन सँभालेगा?" और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है इस टाइम पर सायन के ऊपर, लेकिन तभी वो चली जाती है वहाँ से बहुत ही रूडली बिहेव करके ये बोलते हुए कि हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे लगता है खाने का टाइम हो गया। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो सायन होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एमिली के इस बिहेव को देखकर और वो अपने मन में ही सोचने लग जाता है कि क्या मुझे उसका पीछा करना चाहिए? क्या वो इस तरीके से ट्रीट करेगी अपने मास्टर को? अब हम लोग देखते हैं जो सायन होता है वो अपने शरीर का एक पुतला बनाकर वो बेड के ऊपर रख देता है ताकि किसी को कुछ शक ना हो और वो सोच रहा होता है कि शायद से इतना करना इनफ होगा। लेकिन तभी एमिली जो होती है वो बोलती है कि क्या तुम बाहर जाकर इस टाइम पर एक्सरसाइज करने की सोच रहे हो? और वो बोलता है कि हाँ, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? और वो बोलती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा मेहनती हो, जब ड्यूक को पता लगेगा तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्राउड हो फील होगा तुम्हारे ऊपर। और सन होता है बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ और हाँ, यहाँ पर चीज़ों का ध्यान रखना, अगर कोई तुमसे पूछे तो उनसे बोलना कि मैं सो रहा हूँ। और एमिली बोलती है कि ठीक है मैं बता दूँगी उनको कि तुम सो रहे हो। फिर जो सायन होता है वो बाहर की तरफ चला जाता है ट्रेनिंग करने के लिए या फिर कहें कि कारें का इस्तेमाल करके उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। फिर वो हमें बताता है कि यहाँ पर जो फ्रंट लाइन के गार्ड्स होते हैं वो मेरे टेंट के बाहर कंटिन्यूअसली ड्यूटी करते रहते हैं। उनकी ड्यूटी बदलने के टाइम पर उसे थोड़ा-सा टाइम मिलता है वहाँ से भागने का। अगर वो इसी का फ़ायदा उठाकर नहीं भागा तो वो यहाँ पर फ्रीली नहीं घूम पाएगा। और अब हम लोग देखते हैं कि जो सायन होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है और वो बोलता है कि अब मुझे और ज़्यादा जल्दी करनी होगी। फिर वो अपनी थर्ड मूव को इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है फोग डिसेंडेंट और वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी से एक जगह पर आ जाता है। फिर वो अपने मन में बोलता है कि अगर मुझे सही से याद है तो ये एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होंगे। और अब हम लोग देखते हैं उसके सामने बहुत सारे जो मॉन्स्टर्स हैं वो होते हैं और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये एक परफेक्ट जगह है कारेम का इस्तेमाल करने के लिए।
क्यों? मैंने सही कहा ना कारें और उसकी जो तलवार होती है, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है कि मुझे भी खून की बहुत ही ज़्यादा मीठी सुगंध आने लग गई है। मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा। मेरा इस्तेमाल करो और जल्दी से किसी न किसी को काटो। मुझे खून पीना है। और जो सैन होता है वो बोलता है कि ठीक है, अब मैं वैसा ही करूँगा जैसा तुम चाहती हो। फिर हम लोग देखते हैं जो सभी मॉन्स्टर्स होते हैं, वो सायन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं और जो सायन होता है वो अपनी कारेम तलवार का इस्तेमाल करके उन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर एक-एक करके अटैक करने लग जाता है। वो अपनी स्किल रसिंग पोग स्ट्रोम का इस्तेमाल करके उन सभी मॉन्स्टर्स को एक ही झटके में मार देता है। और अब सीन दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है। थोड़े टाइम के बाद हमें पता लगता है कि उन सभी मॉन्स्टर्स को जो साइन ने है मार दिया और साइन अब उन मरे हुए मॉन्स्टर्स की बॉडी में पाइप लगाता है, उनका खून निकाल के पीने लग जाता है और वो बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और कारेम को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है इस खून की सेंट को सूँघ कर ही, क्योंकि वो जितना ज़्यादा खून पिएगी वो उतना ज़्यादा पावरफुल बनती जाएगी। और फिर हम लोग देखते हैं साइन बोलता है कि चलो फिर हम फिर से ऐसे ही ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। और जो कारेम होती है वो बोलती है कि आपको क्या लगता है हमें कितनी देर और लगेगी इन सभी मॉन्स्टर्स को मारकर पावरफुल बनने में? और जो साइन होता है वो बोलता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, हमारे पास बहुत लंबी रात है और यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी तो हैं। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर सच में बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जिनको देखकर जो कारेम होती है वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। अब सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 2 बुगीज़ आ रही होती हैं, उसके चारों तरफ बहुत सारे सिपाही भी चलकर आ रहे होते हैं और हमें पता लगता है कि उसके अंदर बैठी होती है एक राजकुमारी, जो कि बोल रही होती है कि मुझे अभी भी लगता है कि फ्रंट लाइन बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और ये बात सुनने के बाद उसके साथ में एक लड़की बैठी होती है, वो बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो आप वापस क्यों नहीं चली जाती राजकुमारी? और फिर जो राजकुमारी होती है वो बोलती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मुझे बच्चों के जैसे ट्रीट मत करो। मैं रॉयल प्रिंसेस हूँ एम्पायर की और मैंने तुम्हें कितनी बार बता रखा है कि मैं अपनी ड्यूटी के साथ बंधी हुई हूँ। मुझे अपने फादर को असिस्ट करना ही होगा उनके टूर में, चाहे वो कहीं पर भी जाएँ। और मैं दोबारा अगर तुमने मुझे ऐसे ट्रीट किया तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाऊँगी, समझ गई तुम? और हम लोग देखते हैं उसके साथ में जो लड़की बैठी होती है, वो बोलती है कि अंडरस्टूड प्रिंसेस, मैं समझ गई। और फ्रंट लाइन की बात सुनते ही उस लड़की को कुछ बात याद आती है, वो बोलती है कि हाँ, मुझे एक न्यूज़ मिली थी कि जो वर्ट फैमिली का सबसे छोटा बेटा है, वो भी फ्रंट लाइन पर जा चुका है। ये बात सुनने के बाद जो प्रिंसेस होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो बोलती है कि क्या? ड्यूक वर्ट अपने छोटे बेटे को वहाँ पर ले गए? ये बात सुनने के बाद जो वो लड़की जो साइड में बैठी होती है वो बोलती है कि नहीं, ड्यूक तो उसे मना कर रहा था, लेकिन जो छोटा बेटा है उनकी फैमिली का, उसने खुद को वॉलंटियर कर दिया था वहाँ पर जाने के लिए। वैसे सोचने वाली बात है ना, आप दोनों सेम ही एज के होंगे और वो वहाँ पर जा चुका है, तो आपको भी फ्रंट लाइन पर जाकर लड़ाई करनी चाहिए। ये बात सुनने के बाद जो राजकुमारी होती है, वो मुँह फेर लेती है और वो बोलती है, मुझे ऐसी चीज़ों की कोई भी चिंता नहीं है। भूल जाओ, मैं वैसे भी सोने जा रही हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं साइड में जो लड़की होती है वो बोलती है कि हाँ, मैं समझ गई प्रिंसेस, आप सो सकती हो। फिर हम लोग देखते हैं जो प्रिंसेस होती है वो थोड़ा-सा कुछ सोचती है, फिर वो बोलती है कि वैसे उस वर्ट फैमिली के छोटे बेटे का नाम क्या बताया तुमने? और फिर हम लोग देखते हैं जो साइड में लड़की होती है वो बताती है कि उसका नाम सायन उसका नाम था। हाँ, मुझे याद है कि शायद से उसका नाम सायन ही था, सायन वर्ट। और हम लोग देखते हैं राजकुमारी सायन वर्ट का नाम लेती है और हमें उसकी अब पूरी शक्ल दिखाई जाती है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। अब हम लोग देखते हैं कि जो ड्यूक की आर्मी होती है वो कोई बर्ड टाइप के मॉन्स्टर्स को मार रही होती है। उन सबको मारने के बाद जो ड्यूक होता है वो अपनी सेना को बोलता है कि चेक करो कि हम में से कोई इंजर तो नहीं हो गया। फिर उसकी सेना का ही एक सिपाही बोलता है कि नहीं सर, सभी के सभी लोग ठीक है। फिर ड्यूक बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, वेल डन। तभी ड्यूक अपने साइड में देखता है, वो नोटिस करता है कि उसका बेटा सयान भी उन बर्ड टाइप के मॉन्स्टर्स को मारने में उसकी मदद कर रहा है। तभी वो उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि क्या तुम बैटल फ्रंट लाइन में सही से एडजस्ट हो पा रहे हो? और सायन जो होता है वो बोलता है कि यस फादर, मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख रहा हूँ हर दिन। ये बात सुनकर ड्यूक थोड़ा-सा हैरान हो जाता है, वो बोलता है सायन से कि मैंने तो सोचा था कि तुम घर जाने की ज़िद करोगे, लेकिन तुम तो यहाँ पर हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हो। मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। ये बात सुनने के बाद जो सायन होता है वो थोड़ा-सा हैरान हो जाता है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके फादर ने अभी-अभी उससे क्या बात बोली। तभी उसका जो फादर होता है वो जाते-जाते बोलने लग जाता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, तो तुम सुबह मेरे बैरक में आ जाना बिना भूले। और वो बोलता है कि यस फादर, मैं आ जाऊँगा। और वो अपने मन में अभी भी सोच ही रहा होता है कि इस तरीके का एक्सप्रेशन तो उसने अपने फादर के चेहरे पर पहली बार देखा है।
और अब सीन शिफ्ट हो जाता है नाइट की तरफ। जैसे ही रात होती है तो हमारा सायन फिर से ट्रेनिंग करने के लिए बाहर आ जाता है। लेकिन इस बार उसके सामने एक बहुत ही बड़ा हाई लेवल का जो डिमोनिक बीस्ट है वो आ जाता है। उससे बचने के लिए वो थोड़ा-सा पीछे होता है और वो बोलता है कि ये तो एक डेथ वर्म है और ये एक बहुत ही बड़ा दिखने वाला कीड़ा टाइप का मॉन्स्टर्स होता है। और सायन हमें बताता है कि ये तो वैली के बहुत ही डीप भाग में पाया जाता है। ये अब यहाँ पर बाहर क्या कर रहा है? तभी उसकी जो तलवार कैरम होती है वो बोलती है उसको कि हे ओनर, आप बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हैं। क्या आप मुझे अपना कंट्रोल देना चाहोगे? और ये बात सुनकर जो सायन होता है वो बोलता है कि क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें कंट्रोल दे दूँ और आखिरकार मैं ऐसा क्यों करूँगा? और जो कैरम होती है वो बोलते हैं कि अरे! आप टेंशन मत लीजिए, मैं थोड़ी टाइम के बाद ही आपको जो आपका कंट्रोल है आपकी बॉडी का मैं वो आपको वापस कर दूँगी। आप देख सकते हो कि जो उस डेथ वर्म के ऊपर आपने अटैक किए थे, वो उन अटैक से किए गए उन घाव को बहुत ही जल्दी-जल्दी भर रहा है। अगर आपने जल्दी ही कुछ नहीं किया, तो वो अपने आप को पूरी तरीके से रिकवर कर लेगा और आपकी जो पूरी मेहनत है वो बेकार चली जाएगी और आप इसको ऐसे कभी भी नहीं हरा पाओगे। और ये बात सुनकर जो सायन होता है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि कैरम बोल तो सही रही है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मैं हार जाऊँगा। और फिर वो हमें बताता है कि वो ये सब कुछ पूरे 1 महीने से करता आ रहा है। वो तो शुक्र है कि वो उन डेमोनिक बीस्ट का जो खून है वो कई दिनों से पी रहा है, वरना वो अभी तक तो मर चुका होता इस डेथ वर्म के सामने। और फिर वो एकदम से हम लोग देखते हैं कि वो डेथ वर्म फिर से उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। लेकिन इस बार सायन अपनी तलवार को बोलता है कि मेरे पास अब और कोई चॉइस नहीं है। ठीक है फिर, मैं तुम्हें अपनी बॉडी का कंट्रोल देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें थोड़े टाइम के लिए ही दूँगा, ठीक है तुम? तो तैयार हो जाओ। फिर हम लोग देखते हैं कि वो अपनी स्किल 9th असैसिनेशन टेक्निक डीमन ब्लेड मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल करता है और डेथ वर्म के ऊपर बहुत ही खतरनाक सा अटैक कर देता है। और अब हम लोग देखते हैं कि उसकी कैरम जो तलवार है, उसने उसकी बॉडी के ऊपर हावी होकर उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल पा लिया होता है। और हम लोग देखते हैं कि वो डेथ वर्म की स्किन को काटने लग जाता है, जिसकी वजह से डेथ वर्म को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और सायन चिल्ला रहा होता है कि मैं तुम्हारी इस मोटी त्वचा को टुकड़े-टुकड़े कर दूँगा या फिर कहूँगे बर्बाद करके रख दूँगा। और हम लोग देखते हैं कि वो पूरी तरीके से अपने डेमोनिक फ़ॉर्म में आ चुका है, क्योंकि इस टाइम पर कैरम उसकी बॉडी के ऊपर हावी है। और फिर हम लोग देखते हैं वो अपनी स्किल फोग ब्लेड 8 फ्लटरिंग पेटल का इस्तेमाल करता है, जो कि बहुत ही पावरफुल वे से उस कीड़े के ऊपर लगता है, फिर उस मॉन्स्टर के ऊपर लगता है, जिसकी वजह से वो जो कीड़ा होता है वो पूरी तरीके से 2 भाग में कटकर नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। और हमारा सायन जो होता है वो पूरे बैडएस लुक के साथ अपने लास्ट अटैक को अटेम्प्ट करने के बाद वहाँ पर खड़ा होता है। और अब सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ड्यूक की आर्मी बैटलफील्ड में रात के टाइम पर ही आ जाती है और वो उन मॉन्स्टर से आ रहे खून को हाथ लगाकर बताता है कि इसको मरे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। आखिरकार किसने इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारा होगा? क्या वे डेमोनिक ट्राइब के लोग हैं? और ये सारी बातें यूक्रेन बोल रहा होता है ड्यूक से। और ये बात सुनकर जो ड्यूक होता है वो बोलता है कि अगर डेमोनिक ट्राइब के लोग यहाँ तक आने में कामयाब हो गए हैं, तो हमें सिंपली पास बाय करके शहर के अंदर घुस जाएँगे। जल्दी से आस-पास के इलाके को सर्च करो और इन मॉन्स्टर्स की लाश को अभी के अभी जला दो, वरना डेमोनिक मॉन्स्टर इनका फ़ायदा उठा लेंगे। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो ड्यूक होता है, वो उन मॉन्स्टर के ऊपर लगे हुए कट को पहचानने लग जाता है और वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर से अटैक लग रहे होते हैं और वो पहचान ही रहा होता है कि ये तो बिल्कुल सायन के अटैक के जैसा ही होता है। लेकिन तभी यूक्रेन उसको पीछे से आवाज़ देता है कि सर, आपको यहाँ आकर ये देखना चाहिए। तभी ड्यूक उसके पास चला जाता है और वो बोलता है कि ये तो। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो उसी डेथ वर्म की डेड बॉडी के पास आ गए होते हैं और वो सोचते हैं कि आखिरकार इतने बड़े मॉन्स्टर को किसने हराया होगा, वो भी अकेले। क्या ये सच में डिमोनिक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का ही काम है? और हम लोग देखते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे होते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि जो सायन होता है उसने अपने डीमन ब्लेड मैनिफेस्टेशन को एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से कैरम उसकी बॉडी के ऊपर हावी हो जाती है और कैरम अपनी फुल पावर पर भी लड़ने लग जाती है उस टाइम पर। और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं अपने माइंड को पूरी तरीके से काबू में नहीं कर पाया, तो कैरम मेरी पूरी बॉडी पर हावी हो सकती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर मैंने एक टाइम के लिए भी अपना गार्ड डाउन कर दिया, तो कैरम मेरी बॉडी पर पूरी तरीके से हावी हो जाएगी और मैं पूरी तरीके से डीमन बन जाऊँगा। और ये सोचते हुए वो अपने बिस्तर से खड़ा होता है और वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि यार मैं पागल हो गया हूँ। मैंने एक एडवांस लेवल के डिमोनिक बीस्ट को हराने के लिए इस फ़ॉर्म को एक्टिवेट कर दिया। वो तो शुक्र है कि मैं इतने दिनों से डीमन ब्लड को पी रहा हूँ, वरना अगर मैं 1 महीने पहला वाला सयान होता, तो मेरी जो बॉडी है वो बिल्कुल टूट जाती और उसकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रही होती है। लेकिन तभी उसकी जो तलवार कैरम होती है वो बोलती है कि मुझे अब समझ में आ गया है
कि ये जो बॉडी है ये किसी 10 साल के बच्चे की बॉडी तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम बाहर से बच्चे भला ही दिखते हो लेकिन तुम अंदर से बहुत ही बड़े इंसान हो। जिस तरीके से तुमने स्टार्टिंग में मुझे कंट्रोल कर लिया था उसी टाइम मैं समझ गई थी कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है और ऊपर से तुम ये बैटल फ्रंट लाइन की जो वैल्यू है उसका भी चप्पा-चप्पा जानते हो और तुम्हारी जो मिस स्वॉर्डमैनशिप है उससे देखकर लगता है कि तुमने कम से कम 30 सालों तक तो प्रैक्टिस की ही होगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि तुम सही कह रहे थे कि तुम एक बार मर भी चुके हो। इसका मतलब ये है कि तुम रिग्रेस्ड होकर इस लाइफ में वापस आए हो। और ये बात सुनकर सायन को बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती और वो बोलता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया था ना, तो तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? ये बात सुनकर कैरम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि कोई कैसे बिलीव कर लेगा? तुमने जिस तरीके से मुझे बताया था कि तुम मर कर वापस आए हो, तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। तुम्हें मुझे थोड़ा-सा समझाना चाहिए था। और जो सायन होता है वो बोलता है कि यार समझाने में मेरा दिमाग खराब हो जाता है इसलिए मैंने तुम्हें नहीं समझाया। ये बात बोलने के साथ ही जो कैरम होती है वो बोलती है कि जिस हिसाब का तुम्हारा लेवल रहा होगा तो तुम्हें मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहा होगा। इसके सिर्फ़ 2 ही कारण हो सकते हैं कि तुम धुरंधर के जो ओनर है उससे हारे होगे। उसमें सिर्फ़ 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो तुम डुएल में हार गए होगे या फिर तुम्हें धोखा दिया गया होगा। और मुझे लगता है कि जो सेकंड ऑप्शन है वो तुम्हें ज़्यादा सूट कर रहा होगा। ये बात सुनने के बाद जो सैन होता है वो बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे धोखा दिया होगा? फिर जो तलवार होती है उसकी, वो बोलती है कि जिस हिसाब से तुम उस होली ब्लेड की तरफ देख रहे थे या फिर कहीं की होली तलवार की तरफ देख रहे थे, तो कोई भी समझ जाएगा कि तुम उससे बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करते हो। तो सिंपली मैं तुम्हें कहूँ तो तुम्हारा पर्पज़ यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवेंज है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूँगी, अगर मुझे लगा कि तुम 1 सेकंड के लिए भी वीक हो या फिर कमज़ोर हो गए हो, तो मैं तुम्हारी बॉडी पर तभी के तभी हावी हो जाऊँगी और मैं तुम्हारी बॉडी पर कब्ज़ा कर लूँगी। तो ये बात ध्यान में रखना। और ये बात सुनने के साथ ही सायन उसको एक ज़ोर का मुक्का देकर मारता और वो बोलता है कि तुम्हारा मास्टर इतना भी कमज़ोर नहीं है। तुम इसके सपने ही देखो कि तुम मेरी बॉडी पर कब्ज़ा कर पाओगी। और हम लोग देखते हैं कि उसके लास्ट अटैक की वज़ह से खैरम बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरती है। और सायन अपने मन में सोच रहा होता है कि इसकी पर्सनैलिटी अभी भी नहीं बदली है, बिल्कुल पहले की ही जैसी ही है। और तभी सायन अपने टेंट से बाहर आता है और बाहर वो देखता है कि लोग आपस में बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन तभी एमिली वहाँ पर आ जाती है और वो यंग मास्टर को बोलती है कि यंग मास्टर आप उठ गए। और फिर जो यंग मास्टर होता है वो बोलता है कि एमिली क्या हो रखा है यहाँ पे? ये लोग इतनी ज़्यादा बात क्यों कर रहे हैं और किस बारे में बात कर रहे हैं? और एमिली बोलती है कि क्या आपको नहीं पता, अभी थोड़े टाइम पहले हमारे कैंप के बाहर बिल्कुल स्टार्टिंग पर एक बहुत ही बड़े एडवांस लेवल के डिमोनिक बीस्ट की लाश पाई गई है। ये बात सुनते ही वो समझ जाता है कि ये बिल्कुल डेथ वॉर्म की ही बात कर रहे हैं। और ये बात सुनने के साथ ही जो एमिली होती है वो बोलती है कि इतना बड़ा एडवांस लेवल का जो डिमोनिक बीस्ट है वो अब से पहले नहीं यहाँ पर पाया गया था। ये बात सुनने के साथ ही जो हमारा सायन होता है वो बोलता है कि इसके बारे में तुम्हें और कुछ भी पता है? ये बात सुनकर एमिली होती है क्या मतलब तुम क्या पूछना चाहते हो मुझसे और? और जो सैन होता है वो चिल्लाकर बोलता है कि अरे तुम्हें इसके बारे में और भी कुछ जानकारी है? तुम इतनी देर से बाहर हो, तो तुम्हें और भी जानकारी होगी ना कि यहाँ पर क्या चल रहा है, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? जैसे कि उन्होंने किसी को वहाँ पर सपोर्ट किया होगा या फिर मुझे वहाँ पर देखा हो या फिर ऐसा कुछ। और वो ये सारी बातें एमिली से पूछ ही रहा होता है लेकिन तभी पीछे से यूक्लेन आ जाता है और वो बोलता है कि यंग मास्टर सियान, ड्यूक आपसे मिलना चाहते हैं। और ये बात सुनने के साथ ही एकदम से जो सैन होता है उसको समझ में आ जाता है कि अब वो प्रॉब्लम में आ गया है। उसके डैड ने ज़रूर से नोटिस कर लिया होगा कि ये सारे अटैक्स उसी के किए हुए हैं, क्योंकि उसकी लाश के ऊपर उसी के किए हुए हमले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो डैड है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उसने बहुत सारी लड़ाई लड़ रखी है, तो वो समझ गया होगा। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे डैड की आर्मी इतनी जल्दी आ गई थी कि मैं उनकी लाशों को ठिकाने भी नहीं लगा पाया उन मॉन्स्टर्स की, जिसकी वजह से अब मुझे दिक्कत होने वाली है। और वो सोचने लग जाता है कि अकेडमी में जाने से पहले मुझे थोड़ा-सा आराम से ट्रेनिंग करनी होगी, मुझे फँसना नहीं है किसी के सामने भी। और हम लोग देखते हैं कि सायन उसके डैड के टेंट के अंदर चला जाता है, वो जाकर अपने डैड को नमस्कार करता है, वो बोलता है कि मैं आपको नमस्ते करता हूँ पिताजी। और फिर हम लोग देखते हैं कि उसका डैड बोलता है कि ओह! सियान तुम यहाँ पर आ गए, जल्दी से बैठ जाओ, अब मुझे तुमसे कुछ पूछना है। और सायन के मन में यही चल रहा होता है कि अगर इन्होंने मुझसे लास्ट नाइट के बारे में पूछा, तो मैं आखिरकार कैसे बचूँगा उससे?